तो मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आप देख रहे हैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज कल प्रेमचंद जी की जयंती है। प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी जो बहुत बड़े लेखक थे, लेकिन उनकी जयंती क्या एक लेखक के रूप में ही मनानी चाहिए या एक समाज सुधारक के रूप में उनको देखना चाहिए? क्योंकि उन्होंने उस समय जब सामंती राज था, मतलब साम्राज्यवादी हमारे ऊपर काबिज थे और सामंती भी हमारे ऊपर थे, तब उन्होंने सामंतवाद के विरोध में लिखा था, तब उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में लिखा था, तब उन्होंने वंचितों की बात की थी, तब उन्होंने गोदान जैसे उपन्यास लिखे थे। तो क्या हम उनको केवल एक लेखक के रूप में याद करें या समाज सुधारक के रूप में याद करें या समाज निर्माता के रूप में याद करें? ये एक बड़ा प्रश्न है। आज मेरे साथ इस विषय पर बात करने के लिए प्रोफेसर हेमेंद्र चंडालिया हैं। हेमेंद्र चंडालिया को आप सब जानते हैं। वो अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर थे जनार्दन राय नगर यूनिवर्सिटी में, डीन भी रहे हैं और पूर्व वाइस चांसलर भी हैं वो अपने हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। तो और साहित्य के ही व्यक्ति हैं। तो प्रेमचंद जी के बारे में उनके बारे से ज्यादा अच्छा बताने वाला मेरे को शायद नहीं मिला। दोस्तों, प्रेमचंद जी ने बहुत सारा साहित्य लिखा, बहुत अच्छी वो कहानियां लिखी जिसमें नशा और भाई साहब और इस तरह की जो बहुत ही चर्चित कहानियां हैं, उन सब पे प्रकाश डालेंगे हेमेंद्र चंडालिया। और मैं उनको अब आपके सामने मुखातिब करता हूं। उसके पहले कि मैं उनको आग्रह करूं आपसे बात करने के लिए, मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, अपने मित्रों को भेजें, परिजनों को भेजें, सोशल ग्रुप्स में डालें, ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाएं ताकि सत्य की बात लोगों तक पहुंचे और चेतना बढ़े। कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे वीडियोस पर, हमारे विचारों पर, हमारी क्रियाकलाप पर आप प्रश्न भी करें। उन प्रश्नों से हम और सुधरेंगे। तो इसके बाद में हेमेंद्र चंडालिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमें समय दे देते हैं। आज प्रेमचंद जी की जयंती के पूर्व संध्या पर आप प्रेमचंद जी को कैसे याद करना चाहेंगे, बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही ये अच्छा ही हुआ कि लगभग 1 साल बाद हम फिर प्रेमचंद जी को इस चैनल पर याद कर रहे हैं और उनके बहाने उन सवालों पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रेमचंद जी की दृष्टि में महत्वपूर्ण सवाल थे और जिनको उन्होंने अपने लेखन में, साहित्य में उठाया। महावीर समता संदेश प्रिंट मीडिया के साथ साथ इस समय दृश्य मीडिया के रूप में भी आपके सामने है। तो तब्दीली हो रही है, बदल रही है चीजें। हम ज्यादा तक लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और नए नए माध्यमों से आम जनता तक कुछ विचार पहुंचे, इसकी चेष्टा पूरे देश में हो रही है। एक तरफ ये हो रहा है कि जो नए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें कुछ कुछ सच्चाई लोगों तक पहुंचाएं, ऐसी चेष्टाएं हो रही हैं। दूसरी ओर जो
कथित तौर पर मुख्य धारा का मीडिया है, बड़े अखबार हैं, बड़े टीवी चैनल्स हैं, वो एक सत्ता समर्थक भूमिका में दिखाई दे रही है। और जो बड़ा परिवर्तन मैं देख रहा हूं वो ये है कि सत्ता का इन सब माध्यमों के प्रति जो इंडिफरेंस है, जो उदासीनता है, वो लगातार बढ़ रही है। तो ऐसा क्या हो कि आम जन की आवाज अधिक प्रखरता के साथ लोगों तक पहुंचे और लोगों को इस प्रकार संगठित कर पाए कि वो सत्ता प्रतिष्ठान को प्रभावित भी कर सके। संसद की बहसों में भी हम देख रहे हैं कि एक इवेंट जैसा नजारा है। जो शासक दल है विरोध की आवाज को लगातार दबाने की चेष्टा कर रहे हैं, अपनी बात कहकर के संसद से चले जाने का चलन है। और जो लोगों के पक्ष की बात कही जा रही है संसद में भी, उसको सुनने की किसी प्रकार की संवेदनशीलता शासक दल में दिखाई नहीं देती। वैसा ही माहौल है जो 100 साल पहले साम्राज्यवाद और साम्राज्यवाद के अधीन विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के बीच का था। जनता की बात को अनसुना कर देना और उनके प्रति उदासीनता का भाव रखना एक निरंकुश सत्ता का चरित्र का एक तरीके से प्रदर्शन। तो जब हम प्रेमचंद की बात करते हैं तो मैंने जैसा पहले भी कहा कि देहात के लेखक हैं, उनको उपन्यास सम्राट कहा गया। कहानियों के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से और अपने गद्य लेखन के माध्यम से वे भारत की वो तस्वीर सामने रख रहे थे जो 1920-1930 के आसपास सारे देश से दिखाई दे रही थी। आज वो देहात सबसे ज्यादा उपेक्षित है। गत वर्ष हमने देखा कि बहुत बड़े किसान आंदोलन के बावजूद सरकार की उदासीनता लगातार बनी रही। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई और उसके बाद 3 काले कानून जो सरकार लेकर के आई थी संसद में हड़बड़ी में, और बिना बहस के जिनको पारित किया गया उनको वापस लेने के लिए विवश होना पड़ा सरकार। लेकिन जो उपेक्षा कृषि के प्रति और किसानों के प्रति सरकारी नीतियों में उस समय थी, वो उपेक्षा कहीं कम नहीं हुई। कृषि जो एक ऐसा व्यवसाय बन गया जिसके माध्यम से आजीविका प्राप्त करना कठिन होता जा रहा था, उसकी स्थिति में कोई सुधार ऐसा हुआ हो जिसको चिन्हित किया जा सके, वो लग नहीं रहा। कृषि उत्पादों की कीमत बिचौलियों को अधिक मिल रही है, जबकि जो उत्पादक हैं उन तक वो लाभ नहीं पहुंच पा रहा। ऐसे में कृषि से पलायन की जो बड़ी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है देश में, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। हम कृषि से हट करके लोगों को शहरों की ओर, उद्योगों की ओर भेजने के लिए ऐसी परिस्थितियां बना रहे हैं जहां सस्ता श्रमिक उद्योगों को मिले और किसान दरबदर हो करके रोजगार हो जाए, या फिर बहुत कम आय के साधनों तक उनकी पहुंच होगा। तो जो महत्वपूर्ण बातें
कहीं उस समय चाहे कफन के पात्र हों, चाहे गोदान के पात्र हों, या अन्य कहानियों के पात्र हों, जिनके लिए ग्रामीण व्यवस्था में अपने आप को जीवित रख पाना भी कठिन हो रहा हो, कर्जे के भार से दबे हुए लोग इतने वर्षों के बाद उस सामाजिक व्यवस्था में ऐसा कोई बदलाव नहीं आया कि जहां गांव खुशहाल हो गए हों, कर्ज से किसानों की मुक्ति हो गई, जहां मजदूर वर्ग इतनी आय प्राप्त कर रहा हो कि वह अपने परिवार का पोषण अच्छे ढंग से कर सके, शिक्षा जहां गांव गांव पहुंच गई हो और गांव के बच्चों को अपने बौद्धिक विकास के ऐसे अवसर मिले हों कि वे रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त कर सके, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अभी जैसे साथी कह रहे हैं कि विद्यालयों की छतें गिर रही हैं, विद्यालयों की छतें नहीं गिर रही हैं, पूरी शिक्षा व्यवस्था का ढांचा चरमरा गया। और एक तरफ निजी विद्यालय, निजी शिक्षण संस्थान जो पूरी तरह व्यावसायिक हो गए हैं, 5 सितारा भवनों में चल रहे हैं, जहां एयर कंडीशनर्स लगा करके उच्च वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग को आकर्षित करने का काम किया जा रहा हो, वहीं राज्य पोषित शिक्षा संस्थान जो है वो पूरी तरह चरमराने लगे हैं। तो जो समाज का चित्र हम प्रेमचंद की कहानियों में देखते हैं, लगभग वैसा ही समाज आज भी दिखाई दे रहा है। जो बदला है वो ये है कि उनके प्रति संवेदनशीलता पूरी तरह नष्ट हो, न सिर्फ शासक वर्ग के प्रति बल्कि दूसरे समाज के अंगों के भीतर। और इसलिए हम संवेदना का ह्रास देखते हैं, किसी किस्म की करुणा, किसी किस्म का कंपैशन, किसी किस्म की सद्भावना हमें दिखाई नहीं देती। और दूसरा बड़ा सवाल जो हाल के वर्षों में और ज्यादा कठोरता से हमारे सामने आया है, वो इस देश के सांप्रदायिक विभाजन का सवाल और उर्दू भाषा को किसी धर्म विशेष से जोड़ देने का सवाल। राजस्थान के भीतर इस समय जो सरकार है, उसके शिक्षा मंत्री उर्दू के प्रति जितना दुराग्रह प्रकट कर चुके हैं वो हम सब ने देखा है। उर्दू के पाठ्यक्रमों को समाप्त करना, उर्दू शिक्षकों के पदों में समाप्ति और इस बात की चेष्टा करना कि इस भाषा का विकास लगातार कम होता चला जाए। तो आज जब हम प्रेमचंद जी को याद कर रहे हैं तो ये भी याद करना आवश्यक है कि वे धनपत राय श्रीवास्तव उनका मूल नाम था, लेकिन उन्होंने सबसे पहले नवाब राय नाम से उर्दू में लिखना शुरू किया और इस भाषा के माध्यम से उन्होंने ऐसी रचनाएं लिखी जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव को हिलाने का काम किया। उनका जो पहला कहानी संग्रह सूज़ वतन नाम से आया, उस पर ब्रिटिश सरकार ने, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने रोक लगा दी और उसको जब्त करने का काम। तो ये बात समझने की है कि कोई भी भाषा किसी धर्म विशेष की भाषा नहीं होती, कोई भी भाषा किसी अन्य भाषा से कमतर नहीं होती, और जो किसी भाषा का लेखक है वह किसी अन्य भाषा के लेखक से कम देश प्रेमी नहीं होता। जिस किस्म की सांप्रदायिक राजनीति इस समय देश में चल रही है, उसमें
बहुत ही प्रखरता के साथ ये कहने की आवश्यकता है कि प्रेमचंद उस संस्कृति के प्रतीक हैं जो इस देश की गंगा जमुनी संस्कृति को स्थापित करता है। न सिर्फ हिंदू और मुसलमान बल्कि बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई जितने भी मतों को, पंथों को मानने वाले लोग हैं, या ऐसे भी लोग हैं जो किसी पंथ को नहीं मानते, जो नास्तिकता के सिद्धांत को मानते हैं, वे सभी उतने ही बड़े देश प्रेमी हैं जितने वे लोग जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहकर के स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन हो, प्रेमाश्रम हो, रंगभूमि हो, निर्मला हो, गबन हो, कर्म भूमि हो, गोदान हो, ये सब इस देश के उन सभी लोगों का प्रतीक हैं जो मेहनत कश लोग हैं, जो अपने ईमानदारी से देश के प्रति समर्पित होकर के इस देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़े लोग, और जो अपनी अपनी क्षमता से उस उत्पादन कार्य में लगे हैं, इस देश को समृद्ध करने के कार्य में लगे। ईदगाह जैसी कहानी का उल्लेख आज मैं विशेष तौर से करना चाहता हूं। वो किसी एक धर्म को मानने वाले बालक की कहानी नहीं, वो एक ऐसी कहानी है जो एक बालक का उसकी दादी के प्रति जो समर्पण है, जो मानवीय संवेदना है, प्रेम है, उसका प्रतीक। बूढ़ी काकी कहानी का मैं उल्लेख करना चाहता हूं, जो किसी भी घर में मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के घरों में पाई जा सकती है। पारिवारिक उपेक्षा का शिकार जो वृद्ध जन है, वो उस पीड़ा को, उस वेदना को व्यक्त करने वाली कहानी। नमक का दरोगा व्यवस्था के भीतर पल रहे भ्रष्टाचार का प्रतीक, और बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी जैसी कहानियां हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों की जो सच्चाई है उसका जीता जागता दस्तावेज। शतरंज के खिलाड़ी जो बाद में एक फिल्म के रूप में भी हमारे सामने आई, और भी कहानियां प्रेमचंद जी की उपन्यास जिन पर फिल्म्स भी बनी, वे सारे के सारे कथाचित्र, उपन्यास और कहानियां हमारे देश के सामाजिक जीवन का यथार्थ हैं। और जैसा पहले भी मैंने कहा, प्रेमचंद जी आदर्शोन्मुख यथार्थ के बड़े रचनाकार। अगर हम दुनिया के अन्य रचनाकारों से उनकी तुलना करना चाहें तो मैक्सिम गोर्की, एंटन चेखव, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, लू शुन जैसे दुनिया के बड़े कहानीकारों के साथ उनकी तुलना की जा सकती है। और ऐसी तुलनाएं विभिन्न शोध के माध्यम से भी हमारे सामने आती हैं, जब दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों में प्रेमचंद जी के कथा साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन इन महान विश्व के रचनाकारों के साथ किया गया है। तो यही सारी बातें प्रेमचंद जी को याद करते हुए मैं कहना चाहता हूं आज। और फिर मैं उसी महत्वपूर्ण निबंध की पंक्तियों से आज की बात को भी समाप्त करना चाहता हूं, जिसमें वो पूंजीवादी व्यवस्था के चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस मुनाफा ही इसमें सबसे प्रमुख हो जाता है, मनुष्य के भीतर के लोभ को बढ़ावा देने वाली, लालच को बढ़ावा देने वाली ये व्यवस्था है। और जैसा कहा गया कि जो पृथ्वी है, ये जो सृष्टि है, वो हजारों लाखों लोगों के
आवश्यकता को तो पूरा कर सकती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के भी लालच को पूरा नहीं कर सकती। पूंजीवादी व्यवस्था मनुष्य के लालच का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम अधिकतम उत्पादन करें, अधिकतम मुनाफा कमाएं, उसमें चाहे हम प्रकृति के प्रति कितना ही दुर्व्यवहार क्यों न कर रहे हैं। तो इस लोभ और लालच की संस्कृति को एक प्रतीकात्मक रूप में अपने निबंध में प्रेमचंद जी कहते हैं कि धन लोभ ने मानव भावों को पूर्ण रूप से अपने अधीन कर दिया है। कुलीनता और शराफत, गुण और कमाल की कसौटी पैसा और केवल पैसा है। जिसके पास पैसा है वह देवता स्वरूप है, उसका अंतःकरण कितना ही काला क्यों न हो। साहित्य, संगीत और कला सभी धन की दहलीज पर माथा टेकने वालों में है। यह हवा कितनी जहरीली हो गई है कि इसमें जीवित रहना कठिन होता जा रहा है। डॉक्टर और हकीम है कि वह बिना लंबी फीस के बात नहीं करता। वकील और बैरिस्टर कि वह मिनटों में अशर्फियों को तोल देता है। तो ये जो समाज का चित्रण प्रेमचंद जी ने अपने निबंध में किया, आज लगभग 125 साल बाद जिस समाज में हम जी रहे हैं वो समाज उससे भी बदतर होता चला गया। ऐसे में समाज के परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की चेतना में बदलाव, उसके भीतर जो लोभ है उसकी समाप्ति और देश के स्तर पर भी एक क्रांति की आवश्यकता है जिसमें हम उन समाजवादी लक्ष्यों को पुनः स्थापित कर पाए जो मनुष्य को एक बेहतर मनुष्य बनाते हैं, उसकी संवेदना को जीवित रखते हैं, करुणा को जीवित रखते हैं और संपूर्ण विश्व को एक बेहतर मानवीय समाज बनाने की क्षमता रखते हैं। आज की बातचीत में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नया संसार बनाना पड़ेगा सर। पुराना ही वापस आ जाए। जो शोषण और क्या कहते हैं उसको, लूट है सब तरह। शोषण और लूट से मुक्त हो या दमन से मुक्त हो, न्यायपूर्ण एक ऐसा संसार बनाना पड़ेगा। खैर, आपने अभी शिक्षा पर भी बात की। मुझे एकदम से याद आया, सुबह ही मैं पढ़ रहा था कहीं कि सेंट्रल स्कूल में भी पिछले 4 साल में 28% नामांकन कम हुआ है सर। मतलब शिक्षा में इतनी कमी होना अपने आप में एक बहुत आश्चर्यजनक बात है। इससे हमारी व्यवस्था किधर जा रही है हम समझ सकते हैं। खैर, आज हमने प्रेमचंद जी के बारे में बातचीत की और उन प्रेमचंद जी के बारे में जिन्होंने निडरता के साथ अंग्रेजों के सरकारी नौकरी में रहते हुए भी किया और अंग्रेजों की नींवें हिला दी। तो मैं समझता हूं कि हम उनसे प्रेरणा लेकर आज की मोदी सरकार की नींवें तो हिला ही सकते हैं। तो इसी बात पर मैं इसको समाप्त करता हूं और एक बार फिर अपील करता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने को बाध्य करें। सर, वो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और अपने मित्रों को भेजें, परिजनों को भेजें, सोशल मीडिया पर डालें। बात जितनी प्रेमचंद जी की फैलेगी उतनी ही सत्यता की फैलेगी, उतनी ही चेतना बढ़ेगी। इसलिए हम ये निवेदन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार हेमेंद्र जी, आपने हमारे दर्शकों को प्रेमचंद जी के बारे में बताया और आज की व्यवस्था के बारे में भी बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।